Hello students, today's we are going to study about the chapter number 13 जो कि है अपना कार्बन एंड इंपॉर्टेंट एलिमेंट। तो आइए देखते हैं कि इस चैप्टर्स में हम कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर करने वाले हैं, जिसमें से फर्स्ट टॉपिक है इंट्रोडक्शंस ऑफ कार्बन। स्टूडेंट्स, 118 एलिमेंट्स प्रेजेंट इन अ नेचर्स। तो ये जो 118 एलिमेंट्स की डिस्कवरी हुई है, इसमें से जो कार्बन है ये सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट है। तो सबसे पहले हम कार्बन के इस प्रॉपर्टी के बारे में हम स्टडी करेंगे, कार्बन क्यों इतना इंपॉर्टेंस है, ऑकरेंस ऑफ कार्बन, प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन एंड एलेक्ट्रोपिक बिहेवियर ऑफ कार्बन। इसी के साथ स्टूडेंट्स हम बात करेंगे हाइड्रोकार्बन की एंड the properties of carbon dioxide, methane and uses of carbon dioxides and methane. Start our topic, जिसमें से पहला क्वेश्चन है कैन यू रिकॉल एक्टिविटी। तो कैन यू रिकॉल का जो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्या दिया हुआ है, व्हाट इज एन एलिमेंट। स्टूडेंट्स, ऑलरेडी हमने ये टॉपिक कवर किया है कि एलिमेंट क्या होता है, कंपाउंड क्या होता है और मिक्सचर क्या होता है। तो एक बार फिर हम रिवाइज कर लेते हैं एलिमेंट की डेफिनेशंस क्या कहती है। स्टूडेंट्स, ऑलरेडी हमें पता है कि एलिमेंट्स जो होते हैं वो प्योर सब्सटेंस होते हैं जो एक ही टाइप के एटम से मिलकर के बने होते हैं। यानी एलिमेंट का अगर हम डेफिनेशंस देखेंगे तो एलिमेंट का डेफिनेशंस क्या कहता है, सब्सटेंस whose molecules are made up of one or more identical atoms। यानी ऐसा सब्सटेंस जिसके हर एक मॉलिक्यूल एक ही तरह के एटम से मिलकर के बना होता है, उसे कहते हैं एलिमेंट्स। और हमें यह भी पता है कि जो ये एलिमेंट्स है ये 118 एलिमेंट्स की डिस्कवरी अब तक हो चुकी है, जिसमें एलिमेंट्स आर क्लासिफाइड एज मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटलाइट्स। स्टूडेंट्स, मेटल कहने का मतलब क्या होता है कि गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, एल्यूमिनियम, आयरन, ये सभी गोल्ड के एग्जाम्पल हैं। नॉन मेटल कार्बन, सल्फर, फॉस्फोरस और मेटलाइट में आता है सिलिकॉन एंड जर्मेनियम। तो स्टूडेंट्स, यहां पे हमने कंप्लीट किया हमारा फर्स्ट क्वेश्चन जो था व्हाट इज एन एलिमेंट, और इसका आंसर क्या है, सब्सटेंस whose molecules are made up of one or more identical atom is called an element। देखते हैं हमारा सेकेंड क्वेश्चन ये है, व्हाट रिमेन बिहाइंड ऑन कंप्लीट कम्बिशन ऑफ एनी ऑर्गेनिक कंपाउंड। किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का अगर हम कंप्लीट कम्बिशन करते हैं तो क्या मिलता है हमें। स्टूडेंट्स, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहने का मतलब होता है compound which derive from plant source and animal source term as a organic compound। अब ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में बहुत सारे हम एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे हम शुगर ले सकते हैं, शुगर का एग्जांपल, पेपर का एग्जांपल ले सकते हैं। यानी जो भी सब्सटेंस प्लांट ओरिजिन और एनिमल ओरिजिन से मिलकर के बना है उसे हम ऑर्गेनिक कंपाउंड कहते हैं। अब स्टूडेंट्स, यहां पे जो कम्बिशन है ये दो टाइप के कम्बिशन होते हैं। एक होता है कंप्लीट कम्बिशन। कंप्लीट कम्बिशन कहने का मतलब होता है कि ये प्रेजेंस ऑफ एयर में होगा, यानी हम ऑक्सीजन की सप्लाई हम दे रहे हैं, तो इट्स टर्म एज अ कंप्लीट कम्बिशन। जहां पे इनकम्प्लीट कम्बिशन कहने का मतलब होता है लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर। तो आइए देखते हैं कि दोनों ही कंडीशंस में क्या चीजें मिलती है। तो सबसे पहले, एनी ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑन कंप्लीट कम्बिशन, अगर कंप्लीट कम्बिशन होता है यानी हम प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन अगर बर्न करते हैं, उसे ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जलाते हैं,
तो इट्स प्रोड्यूसेस कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर वेपर। तो ये दो चीजें हमें मिलती है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर। आप कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड ले लो, शुगर, अगर आप शुगर को स्ट्रांगली हीट करेंगे तो क्या मिलेगा, ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस में कन्वर्ट होगा एंड वाटर वेपर में रिलीज होगा। वैसे किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का अगर हम कंप्लीट कंबशन करते हैं तो इट्स टर्न एज अ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर वेपर। और जो रेसिडुअल बच जाता है, यानी जो बच जाती है, ब्लैक कलर का रेसिडुअल बचता है जिसे हम ब्लैक कार्बन भी कहते हैं। तो यहां पे हमारा आंसर क्या हो गया, एनी ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑन कंप्लीट कंबशन प्रोड्यूसेस द कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। अगर हम इनकम्प्लीट कंबशन करते हैं, इनकम्प्लीट यानी लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर, तो स्टूडेंट्स ऐसे केस में हमें सिर्फ मिलता है ब्लैक कार्बन। स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज अ टाइप ऑफ अ कार्बन, यानी व्हाट टाइप ऑफ अ एलिमेंट इज कार्बन। कार्बन किस तरह का एलिमेंट है। तो स्टूडेंट सबसे पहले हम कार्बन के बारे में ये देख लेते हैं कि जो कार्बन है हमें नेचर में किस तरह से मिलता है। तो कार्बन के बारे में अगर हम देखेंगे तो कार्बन फाउंड इन नेचर इन फ्री स्टेट एज वेल एज कंबाइंड स्टेट। कार्बन नेचर में फ्री स्टेट में और कंबाइंड स्टेट में दोनों ही मिलता है। फ्री स्टेट कहने का मतलब होता है कि कार्बन डायमंड और ग्रेफाइट में फ्री स्टेट में मिलता है, और कंबाइंड स्टेट कहने का मतलब होता है कार्बन इज फाउंड इन कार्बन डाइऑक्साइड, कैल्शियम कार्बोनेट, जिंक कार्बोनेट, मैग्नीशियम कार्बोनेट, पेट्रोलियम प्रोडक्ट जिसमें से मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ये सभी कॉन्स्टिट्यूट में कार्बन होता है। तो ये तो हमने अवेलेबिलिटी की बात कर दी कि कार्बन किस तरह से मिलता। अब हम देखते हैं इसके केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में। तो स्टूडेंट सबसे पहले कार्बन का जो सिंबल होता है, सिंबल ऑफ कार्बन, दैट इज व्हाट द सी। इसे हम कैपिटल लेटर सी से डिनोट करते हैं। एन एटॉमिक नंबर ऑफ अ कार्बन इज 6 एंड एटॉमिक मास नंबर इज 12 डाल्टन। अगर स्टूडेंट्स एटॉमिक नंबर 6 से, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा 2,4। तो यस, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ अ कार्बन इज 2,4 एंड द वैलेंसी, वैलेंसी क्या है, वैलेंसी डिटरमाइंड विद द हेल्प ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन आउटर मोस्ट शेल। तो देखिए ये जो आउटर मोस्ट शेल है यानी आउटर मोस्ट ऑर्बिट है, इट कंसिस्ट ऑफ 4 इलेक्ट्रॉन। तो कार्बन को क्या चाहिए, 4 मोर इलेक्ट्रॉन्स चाहिए टू कंप्लीट देयर ऑक्टेव। हेंस वैलेंसी ऑफ अ कार्बन इज 4। तो कार्बन क्या करता है, ये 4 इलेक्ट्रॉन शेयर करता है। हेंस द नेचर ऑफ अ कार्बन इज नॉन मेटेलिक एलिमेंट। तो यहां पे हमने केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में देखा। सबसे पहले सिंबल ऑफ कार्बन, जिसमें से कार्बन को हम किससे डिनोट करते हैं, कैपिटल लेटर सी से। एटॉमिक नंबर 6 होता है, एटॉमिक मास नंबर 12 डाल्टन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,4 होता है, वैलेंसी 4, और कार्बन क्या है हमारा, नॉन मेटालिक एलिमेंट। क्वेश्चन हम लोग देखते हैं जो कि है कैन यू टेल। क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज कंपाउंड। क्योंकि ऑलरेडी हमने कंपाउंड के बारे में जानकारी ली है। कंपाउंड कहने का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स, व्हेन 2 और मोर एलिमेंट्स केमिकली कंबाइन टू फॉर्म अ न्यू सब्सटेंस कॉल्ड एज अ कंपाउंड। या फिर हम कह सकते हैं व्हेन 2 और मोर एलिमेंट्स आर कंबाइंड इन अ डेफिनाइट प्रोपोर्शंस टर्म एज अ कंपाउंड। तो कंपाउंड का डेफिनेशन क्या कहता है, कंपाउंड इज अ सब्सटेंस। कंपाउंड एक तरह का सब्सटेंस है दैट कंपोज्ड ऑफ 2 और मोर डिफरेंट एलिमेंट, जो मिलकर के बना है 2 और मोर डिफरेंट एलिमेंट से। जैसे कि वाटर एग्जांपल हम लोग लेते हैं। तो स्टूडेंट्स वाटर इज मेड अप ऑफ द 2 डिफरेंट टाइप ऑफ एलिमेंट, जिसमें से एक एलिमेंट अपना है हाइड्रोजन और दूसरा एलिमेंट है अपना ऑक्सीजन। हाइड्रोजन कंबाइंड विद ऑक्सीजन फॉर्म वाटर मॉलिक्यूल। उसी तरह से अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड देखेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड में 2 एलिमेंट है,
एक कार्बन है और दूसरा ऑक्सीजन है। तो यहां पे हमने देखा डेफिनेशंस कंपाउंड का। कंपाउंड क्या हो गया? कंपाउंड इज अ सब्सटेंस दैट इज अ कंपोज्ड ऑफ टू और मोर डिफरेंट एलिमेंट्स। स्टूडेंट्स, अगर हम कंपाउंड का क्लासिफिकेशन देखेंगे तो कंपाउंड्स आर क्लासिफाइड इन अ टू वेज, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स एंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो स्टूडेंट्स, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होता है? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर दोज कंपाउंड विच डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट सोर्स एंड एनिमल सोर्स। यानी जो प्लांट सोर्स और एनिमल सोर्स से बना होता है, ऐसे कंपाउंड को हम कहते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड। जैसे शुगर आप ले लीजिए, शुगर किससे मिलता है हमें? शुगर केन से। तो ये क्या हो गया? ओरिजिनेटेड फ्रॉम द प्लांट सोर्स, यानी ये हो गया हमारा ऑर्गेनिक कंपाउंड। इनऑर्गेनिक कंपाउंड कहने का मतलब होता है कंपाउंड विच ऑब्टेन फ्रॉम द मिनरल्स और सॉल्ट। मिनरल से या सॉल्ट से मिलकर के बना होता है, उसको कहते हैं इनऑर्गेनिक कंपाउंड। जैसे कि हमारा एग्जांपल है सोडियम क्लोराइड। तो सोडियम क्लोराइड किससे बना हुआ है? दो कंपोनेंट से, सोडियम एंड क्लोरीन से। तो ये कैसा है? मिनरल से। तो इसके कॉम्बिनेशन से जो हमें कंपाउंड बन रहा है, इसको कहते हैं इनऑर्गेनिक कंपाउंड। उसी तरह से हाइड्रोक्लोरिक एसिड ले लीजिए, दैट इज ए इनऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड में क्या होता है? जो प्लांट और एनिमल सोर्स से हम रिड्यूस करते हैं, जो हमें मिलता है, या फिर हम इसे लैबोरेटरी में प्रिपेयर करते हैं, इसे हम कहते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड। यहां पर देखा कि जो हमारा कार्बन एलिमेंट है, दैट कार्बन एलिमेंट अवेलेबल abundantly in a natures and occur in free state as well as a combined state। ये फ्री स्टेट में भी है और क्या है? कंबाइंड स्टेट में भी मिलता है। तो इस चैप्टर्स में हम स्टडी करने वाले हैं प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटालिक एलिमेंट, जो कि है कार्बन। तो कार्बन के बारे में ऑलरेडी हमने देखा कि कार्बन का जो सिंबल है वो क्या है? सी है, एटॉमिक नंबर 6 है, एटॉमिक मास नंबर 12 है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन स्टूडेंट्स क्या हो गया? 2,4 एंड वैलेंसी 4। और कार्बन जो है एक नॉन मेटालिक एलिमेंट है। और स्टूडेंट्स, हमने ये भी देखा कि व्हाट इज अ कंपाउंड, कंपाउंड क्या है और किस तरह से कंपाउंड फॉर्म होता है। स्टूडेंट्स, हमने देखा कि कंपाउंड्स ऑब्टेन डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फ्रॉम द प्लांट एंड एनिमल आर कॉल्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, एंड कंपाउंड ऑब्टेन फ्रॉम मिनरल्स, किससे? मिनरल्स से मिलकर के जो बना है उसको हम कहते हैं इनऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑल ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेन कार्बन। जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है, सभी ऑर्गेनिक कंपाउंड में क्या होगा? कार्बन एज अ मेन कॉन्स्टिट्यूट, यानी कार्बन एलिमेंट प्रेजेंट होगा। कार्बन इज अ मेन एलिमेंट इवन इन अ सेलुलर डीएनए, यानी जो हमारा स्ट्रक्चर्स, यानी जो जेनेटिक कैरेक्टर्स ट्रांसफर होता है एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन से, ये सभी हेरिडेटरी कैरेक्टर्स जो होते हैं वो जीन्स में पाए जाते हैं और ये लोकेट होता है डीएनए। तो डीएनए और आरएनए का जो कॉन्स्टिट्यूट है दैट इज मेन कार्बन। तो हम बोल सकते हैं कार्बन इज द मेन एलिमेंट इवन इन अ सेलुलर डीएनए एंड आरएनए विच help in a transfer the hereditary characters from one generation to next। टॉपिक हम लोग देखते हैं एन इंट्रोडक्शन टू साइंटिस्ट। स्टूडेंट्स, प्रीवियस जो साइंटिस्ट थे उनका ये मानना था कि हम ऑर्गेनिक कंपाउंड को लैबोरेटरी में नहीं बना सकते। ये जो ऑर्गेनिक कंपाउंड से ये नेचर्स में प्रेजेंट होते हैं एज अ प्लांट सोर्स एंड एनिमल सोर्स, इन्हें हम लैबोरेटरी में प्रिपेयर नहीं कर सकते। बट द जर्मन केमिस्ट फ्रेडरिच वोलर सिंथेसाइज ऑर्गेनिक कंपाउंड यूरिया फ्रॉम एन इनऑर्गेनिक कंपाउंड अमोनियम साइनाइड। फ्रेडरिच वोलर ने ये कमाल करके दिखाया। फ्रेडरिच वोलर ने क्या क्या स्टूडेंट्स, इन्होंने एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड अमोनियम साइनाइड लिया। अमोनियम साइनाइड जिसमें दो रेडिकल्स थे, बेसिक रेडिकल्स एंड एसिडिक रेडिकल्स। एक था अमोनियम और दूसरा साइनो ग्रुप।
तो बेसिकली जो ये अमोनियम साइनाइड है ये क्या था, इनऑर्गेनिक कंपाउंड था। फ्रिडरिच होलर ने ये जो इनऑर्गेनिक कंपाउंड अमोनियम साइनाइड है इससे स्ट्रांगली हीट किया, और स्टूडेंट स्ट्रांगली हीट करने के बाद में उनको एक कंपाउंड मिला जिसका नाम था यूरिया। और यूरिया क्या है, एक तरह का ऑर्गेनिक कंपाउंड, जनरली फर्टिलाइजर में इस्तेमाल होता है। क्या है ये, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड। कैसे बनाया, इनऑर्गेनिक कंपाउंड से। तो साइंटिस्ट को यह बिलीव हो गया कि हम लैबोरेटरी में भी ऑर्गेनिक कंपाउंड को बना सकते हैं। Then the many organic compounds have been made from an inorganic compound, यानी बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को बनाया गया इनऑर्गेनिक कंपाउंड का इस्तेमाल करते। The carbon was found in the main elements that all these compound, कार्बन इनमें सबसे मेन एलिमेंट्स था, यानी जो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है स्टूडेंट्स, सभी ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बन एक मेन एलिमेंट है। Hence, organic chemistry is referred to the chemistry of carbon compound। साइंस कैप्सूल क्या बताता है, तो ये हमें जानकारी इसमें मिलती है कि इन द अर्थ क्रस्ट कार्बन इज प्रेजेंट इन एक्सटेंट ऑफ अप्रोक्सीमेटली 0.27%। कितना प्रेजेंट है, 0.27% इन फॉर्म ऑफ अ कार्बोनेट। इन फॉर्म ऑफ अ कार्बोनेट यानी जैसे कैल्शियम कार्बोनेट हो गया, मैग्नीशियम कार्बोनेट हो गया, जिंक कार्बोनेट हो गया। इसके अलावा भी ये पाया जाता है कोल, पेट्रोलियम एंड फॉसिल फ्यूल में। अगर हम एटमॉस्फेयर में बात करें तो एटमॉस्फेयर में हमें पता है कि गैस फॉर्म में है। कैसे होता है, कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड में जो इसकी प्रोपोर्शन होती है तो दैट इज फाउंड इन 0.03%। और स्टूडेंट्स ऑलरेडी हमें पता है कि जो हमारा एटमॉस्फेरिक गैसेस कॉम्पोजिशन से इसमें से सबसे ज्यादा क्या होता है, 78% नाइट्रोजन, 21% ऑक्सीजन, और कार्बन का अगर हम कार्बन इन फॉर्म ऑफ अ कार्बन डाइऑक्साइड की बात करेंगे तो कितने परसेंट कार्बन डाइऑक्साइड है, 0.03%। The some type of plants which grow in a ocean, ओशियन में कुछ ऐसे भी प्लांट्स होते हैं जो कार्बन को कन्वर्ट कर देते हैं कैल्शियम कार्बोनेट में, यानी कार्बन एलिमेंट को क्या करते हैं, ये कंपाउंड कैल्शियम कार्बोनेट में कन्वर्ट कर देते हैं। तो ये हमने देखा साइंस कैप्सूल, अपना ऑक्यूरेंस ऑफ कार्बन, यानी कार्बन किस फॉर्म में अवेलेबल है, कैसे हमें मिलता है। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स हम लोग देखेंगे द नेम कार्बन इज डिराइव फ्रॉम द लैटिन वर्ड कार्बो। जो कार्बन है वो कहां से डिराइव हुआ, लैटिन वर्ड कार्बो, और कार्बो का मीनिंग होता है कोल। कार्बो का मतलब क्या हो गया, कोल। कार्बन इज फाउंड इन नेचर, ये जो कार्बन है नेचर में फ्री स्टेट और कंबाइंड स्टेट दोनों में मिलता है। ऑलरेडी हमने देखा कि जो कार्बन है फ्री स्टेट में डायमंड और ग्रेफाइट के फॉर्म में मिलता है, और कंबाइंड स्टेट में कार्बन मिलता है कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में, कार्बोनेट के फॉर्म में, कैल्शियम कार्बोनेट के फॉर्म में, मार्बल, कैलामाइन। फॉसिल फ्यूल में अगर हम देखेंगे तो फॉसिल फ्यूल यानी क्या हो गया, कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, ये सभी कार्बन के फॉर्म है, यानी कार्बन ये कंपाउंड फॉर्म में मिलता है। कार्बोनेशियस अगर न्यूट्रिएंट्स कहेंगे जिसमें से कार्बन एज अ प्ले द वेरी इंपॉर्टेंट रोल, मेन कॉन्स्टिट्यूट होता है ऐसे न्यूट्रिएंट्स में, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट हो गया, प्रोटीन, फैट्स। तो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट में भी कार्बन मेन एलिमेंट होता है। एंड नेचुरल फाइबर, नेचुरल फाइबर्स में दैट कॉटन, वूल, सिल्क इज ऑल्सो कंसिस्ट ऑफ अ कार्बन। तो ये सभी कंबाइंड स्टेट हो गए। तो कंबाइंड स्टेट में क्या हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड आ गया, कार्बोनेट में आ गया जिंक कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट, कैलामाइन। फॉसिल फ्यूल की बात करेंगे तो कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस दैट इज अ फॉसिल फ्यूल, एंड कार्बोनेशियस न्यूट्रिएंट्स दैट इज अ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट।
नेचुरल फाइबर्स की बात करेंगे तो कॉटन, वूल, सिल्क्स आर दैट द नेचुरल फाइबर। तो ये हो गया स्टूडेंट्स हमारा ऑकरेंस ऑफ कार्बन। अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं जो कि है अगला टॉपिक प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन। तो आइए देखते हैं कि कार्बन के क्या क्या प्रॉपर्टीज है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एलोट्रोपी की। तो एलोट्रोपिक नेचर ऑफ अ कार्बन। अब स्टूडेंट्स ये एलोट्रोप्स होता क्या है, ये एलोट्रोपी होती क्या है? एलोट्रोपी कहने का मतलब होता है सम एलिमेंट्स अकर इन नेचर मोर देन वन फॉर्म। कुछ ऐसे भी एलिमेंट्स होते हैं तो नेचर में एक से ज्यादा फॉर्म में मिलते हैं। तो ऐसे एलिमेंट्स में हम दो प्रॉपर्टीज देखते हैं, एक केमिकल प्रॉपर्टी और दूसरा क्या देखते हैं, फिजिकल प्रॉपर्टी। तो स्टूडेंट्स एलोट्रोप में होता क्या है कि ऐसे एलिमेंट्स की जो फिजिकल प्रॉपर्टी होती है वो टोटली डिफरेंट होती है। फिजिकल प्रॉपर्टी टोटली डिफरेंट होती है बट द केमिकल प्रॉपर्टी रिमेन्स द सेम, यानी द एलिमेंट विच शोइंग द सेम chemical property, same chemical property but different physical property term as a allotropes। तो ऐसे एलिमेंट्स को हम एलोट्रोप्स कहते हैं। तो एलोट्रोप्स क्या हो गया, the chemical properties of these different form of elements are same but their physical properties are totally different and this property of a element is called as a allotropy। जैसे कि कार्बन है, कार्बन एलोट्रोपिक फॉर्म में मिलता है। एलोट्रोपिक को कार्बन में हम देखेंगे तो दो स्ट्रक्चरल हम देखेंगे, क्रिस्टलाइन फॉर्म एंड एमोर्फस फॉर्म। सल्फर, फास्फोरस, ये सभी एलिमेंट्स भी एलोट्रोपिक होते हैं। तो कार्बन, सल्फर एंड फास्फोरस दिस एग्जिबिट इन अ एलोट्रोपिक। तो आइए देखते हैं एलोट्रोप्स ऑफ अ कार्बन। तो सबसे पहले एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन में हम बात करेंगे क्रिस्टलाइन फॉर्म की। तो स्टूडेंट्स देखते हैं कि क्रिस्टलाइन होता क्या है कि एलोट्रोपी ऑफ अ कार्बन, जिसमें फर्स्ट क्या देखेंगे, क्रिस्टलाइन फॉर्म के बारे में। सो इस क्रिस्टलाइन फॉर्म है क्या, क्रिस्टलाइन फॉर्म हैज अ रेगुलर एंड डेफिनाइट अरेंजमेंट ऑफ अ एटम। यानी क्रिस्टलाइन फॉर्म में हम क्या देखते हैं कि जो एटम के बीच में अरेंजमेंट है, यानी एटम और एटम के बीच में जो अरेंजमेंट है वो एक डेफिनाइट अरेंजमेंट हमें देखने के लिए मिलता है। डेफिनाइट अरेंजमेंट होने की वजह से ऐसे जो एलिमेंट्स के प्रॉपर्टीज होते हैं दैट इज हैविंग द फिक्स, दे हैव द हाई मेल्टिंग पॉइंट्स एंड बॉइलिंग पॉइंट्स। यानी क्रिस्टलाइन सब्सटेंस हैविंग द हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड हाई बॉइलिंग पॉइंट। जैसे कॉमन सॉल्ट ले लीजिए, नमक। तो कॉमन सॉल्ट का अगर आप मेल्टिंग पॉइंट देखोगे तो मोर देन 800 डिग्री सेल्सियस होता है। और कॉमन सॉल्ट में जो हमारा एलिमेंट है सोडियम और क्लोरीन, ये एटम्स का एक डेफिनाइट अरेंजमेंट भी हमें देखने के लिए मिलता है। ओके, थर्ड पॉइंट क्या कहता है, क्रिस्टलाइन फॉर्म हैज अ डेफिनाइट ज्योमेट्रिकल शेप। एक ज्योमेट्रिकल शेप बनता है क्योंकि एटम्स का अरेंजमेंट कैसा है, डेफिनाइट अरेंजमेंट है, तो इससे एक फिक्स्ड ज्योमेट्रिकल शेप बनता है। और ज्योमेट्रिकल शेप अगर बनेगा तो इट्स हैविंग द शार्प एजेस एंड प्लेन सरफेस। प्लेन सरफेस ये फॉर्म होगा। कार्बन हैज अ 3 क्रिस्टलाइन एलोट्रोपिक फॉर्म जो कि हमें स्टडी करना है। तो हमने क्रिस्टलाइन फॉर्म में क्या देखा स्टूडेंट, क्रिस्टलाइन फॉर्म हैज अ रेगुलर एंड डेफिनाइट अरेंजमेंट ऑफ एटम्स। तो एटम का रेगुलर और डेफिनाइट अरेंजमेंट है। They have the high melting points and high boiling points due to the strong intermolecular force of attractions between the atom, जिससे एक डेफिनाइट अरेंजमेंट फॉर्म होता है। A crystalline form has a definite geometrical shape, यानी जो भी क्रिस्टलाइन सब्सटेंस होगा उसका एक डेफिनाइट ज्योमेट्रिकल शेप होगा। पेंटागोनल हो सकता है, हेक्सागोनल हो सकता है, टेट्राहेड्रल हो सकता है। शार्प एजेस, एजेस वेयर शार्प एंड द प्लेन सरफेस आर देयर। तो आइए देखते हैं कार्बन के जो यहां पे 3 क्रिस्टलाइन एलोट्रोप्स है वो कौन कौन से हैं। तो स्टूडेंट सबसे पहला जो क्रिस्टलाइन एलोट्रोप्स है वो है हमारा डायमंड। तो डायमंड्स क्या होते हैं, डायमंड्स आर फाउंड इन इंडिया मेनली इन गोवालकोंडा। जो डायमंड है इंडिया में गोवालकोंडा जो कि कर्नाटक में है, पन्ना मध्य प्रदेश। डायमंड्स आर ऑल्सो फाउंड इन साउथ अफ्रीका, ब्राजील, बेल्जियम, रशिया एंड सम पार्ट ऑफ अमेरिका। तो यहां पे डायमंड मिलता है। अगला टॉपिक हम तो देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ डायमंड। डायमंड का स्ट्रक्चर क्या है।
स्ट्रक्चर्स ऑफ डायमंड देखने पे क्या पता चलता है कि इन अ डायमंड एवरी कार्बन एटम, डायमंड में हर एक कार्बन एटम बॉन्डेड विद द 4 नेबरिंग एटम, यानी वो 4 कार्बन एटम से बॉन्डेड। जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो कार्बन है फ्री स्टेट में डायमंड और ग्रेफाइट के फॉर्म में मिलता है, यानी डायमंड में सिर्फ एक ही एलिमेंट होगा और वो होगा कार्बन। अब स्टूडेंट्स कार्बन की जो वैलेंसी होती है 4, यानी कार्बन के आउटर मोस्ट वैलेंस जो इलेक्ट्रॉन से वो 4 है। तो यहां पे हर एक कार्बन एटम दूसरे कार्बन एटम के साथ बॉन्डेड है। तो इन एवरी कार्बन एटम इज बॉन्डेड टू 4 नेबरिंग कार्बन एटम बाय कोवैलेंट बॉन्ड। अब जैसे केमिकल बॉन्ड की अगर बात करते हैं स्टूडेंट्स, तो 2 टाइप के बॉन्ड होते हैं, एक होता है आयोनिक बॉन्ड और दूसरा होता है कोवैलेंट बॉन्ड। स्टूडेंट्स आयोनिक बॉन्ड कहने का मतलब क्या होता है? बॉन्ड ट्रांसफर फ्रॉम मेटल टू नॉन मेटल, यानी इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर फ्रॉम मेटल टू नॉन मेटल रिजल्टिंग फॉर्मेशन ऑफ आयोनिक बॉन्ड। तो आयोनिक बॉन्ड में एक मेटल और एक नॉन मेटल के बीच में केमिकल बॉन्ड होता है, जिसमें इलेक्ट्रॉन जो होता है मेटल से ट्रांसफर होकर के नॉन मेटल के पास में जाते हैं। तो इसको हम कैसे, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो बॉन्ड फॉर्म बाय द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन जनरली कॉल्ड एज आयोनिक बॉन्ड। अब कोवैलेंट बॉन्ड क्या होता है? कोवैलेंट बॉन्ड्स आर फॉर्म बाय द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी जब इलेक्ट्रॉन 2 एटम के बीच में इलेक्ट्रॉन शेयर किए जाते हैं तो इसको हम कहते हैं कोवैलेंट बॉन्ड। तो यहां पे जो डायमंड का स्ट्रक्चर से, जिसमें से कार्बन एटम 4 नेबरिंग कार्बन एटम के साथ में केमिकली जो बॉन्ड बना रहा है, ये बॉन्ड किस वजह से बन रहा है? शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इसे हम कहते हैं कोवैलेंट बॉन्ड। Therefore, diamond has a tetragonal. Tetra means 4. Tetragonal 3-dimensional structures. तो डायमंड का क्या स्ट्रक्चर्स हो गया? टेट्रागोनल 3-dimensional structures। इसकी वजह से डायमंड जो होता है सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस बनता है। तो हम क्या कह सकते हैं? द डायमंड इज द हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस बिकॉज ऑफ द अरेंजमेंट। तो डायमंड में क्या अरेंजमेंट हमें देखा? डायमंड हैज टेट्रागोनल 3-dimensional स्ट्रक्चर, जिसमें से हर कार्बन एटम 4 कार्बन एटम से बॉन्डेड है। तो ये स्टूडेंट्स हमने देखा स्ट्रक्चर्स ऑफ अ डायमंड। अब हम बात करते हैं प्रॉपर्टीज के बारे में। तो डायमंड की प्रॉपर्टीज क्या कहती है? द ब्रिलियंट एंड प्योर डायमंड इज द हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस। जो डायमंड है प्योर फॉर्म में इट्स अ हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस। सेकेंड पॉइंट ये कहता है द डेंसिटी ऑफ अ डायमंड इज 3.5 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर। स्टूडेंट्स ऑलरेडी हमने डेंसिटी के बारे में स्टडी किया। डेंसिटी कहने का मतलब क्या है? मास अपॉन वॉल्यूम। तो जो डायमंड है, डायमंड की जो डेंसिटी है वो कितनी है? 3.5 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर। एंड स्टूडेंट्स मेल्टिंग पॉइंट ऑफ अ डायमंड इज द 3500 डिग्री सेल्सियस। तो आप देखिए डायमंड क्या है? क्रिस्टलाइन सब्सटेंस है, और मैंने ऑलरेडी बताया कि क्रिस्टलाइन सब्सटेंस में जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो सबसे ज्यादा हाई होता है। तो हाई मेल्टिंग पॉइंट्स इन अ क्रिस्टलाइन सब्सटेंस, जो कि डायमंड का कितना है? 3500 डिग्री सेंटीग्रेड। When diamond is heated, अगर हम डायमंड को हीट करते हैं अप टू द 800 डिग्री सेल्सियस, तो 800 डिग्री सेल्सियस ऑक्सीजन के प्रेजेंस में अगर आप डायमंड को हीट करोगे तो इट इज ओनली गिवन अवे द कार्बन डाइऑक्साइड। सिर्फ और सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड गैस ही मिलेगा, इसमें से और कुछ नहीं मिलेगा। तो इन दिस प्रोसेस नो अदर प्रोडक्ट बिसाइड कार्बन डाइऑक्साइड इज फॉर्म, यानी कार्बन डाइऑक्साइड के अलावा कुछ भी दूसरा चीज मिलने वाला नहीं है। डायमंड डज नॉट डिसॉल्व इन एनी सॉल्वेंट। डायमंड की एक स्पेशलिटी होती है कि डायमंड किसी भी सॉल्वेंट में, वाटर, केरोसिन, अल्कोहल, ऑर्गेनिक या इनऑर्गेनिक, कोई भी सॉल्वेंट अगर लेंगे तो इसमें डिसॉल्व नहीं होता है। तो डायमंड डज नॉट डिसॉल्व इन एनी सॉल्वेंट। इसी के साथ साथ एसिड बेसिस हैव नो इफेक्ट ऑन डायमंड। एसिड का, बेस का कोई भी इफेक्ट नहीं होता है डायमंड में।
डायमंड इज अ बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। व्हाई द बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी? क्योंकि हमें पता है कि अगर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करना है तो स्टूडेंट्स इज रिक्वायर अ फ्री इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है। लेकिन कार्बन के अंदर जो 4 इलेक्ट्रॉन है वो सभी 4 इलेक्ट्रॉन कार्बन के साथ में बॉन्डेड है, यानी कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट नहीं है। अगर कोई फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट नहीं है तो कार्बन क्या करेगा, वो कभी भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कर पाएगा, क्योंकि हमें पता है कि इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने के लिए क्या चाहिए, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होना चाहिए, जो कि डायमंड के अरेंजमेंट में फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते हैं। 4 इलेक्ट्रॉन्स आर बॉन्डेड विद द 4 अदर एटम्स, तो यहां पे फ्री इलेक्ट्रॉन्स बिल्कुल नहीं है। तो हम कह सकते हैं डायमंड इज अ बैड conductors of electricity and does not having a free electron। तो स्टूडेंट्स हमने यहां पे देखा प्रॉपर्टीज के बारे में। अब इसी के साथ हम लोग देखते हैं यूजेस के बारे में। तो डायमंड का यूजेस क्या कहता है, डायमंड्स आर यूज इन अ ग्लास कटिंग एंड रॉक ड्रिलिंग मशीन। अब ग्लास क्या है, ग्लास ब्रिटल इन नेचर से, तो ग्लास को हम किसी भी मेटल से नहीं कट कर सकते क्योंकि ग्लास हार्डेस्ट सब्सटेंस होता है। तो ऐसे में क्या करते हैं, ग्लास को कट करने के लिए हम डायमंड का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि डायमंड सबसे ज्यादा हार्डेस्ट सब्सटेंस है जो ग्लास को इजीली कट कर देता है। तो अगर आप ग्लास कटर देखोगे तो उसके टिप में डायमंड लगा हुआ होता है। उसी तरह से अगर रॉक ड्रिलिंग करना होता है तो रॉक ड्रिलिंग में जो ड्रिल बिट होते हैं, ड्रिल बिट के टिप में आगे वाले सिरे में एक डायमंड फिट किया जाता है। इससे क्या होता है कि जब ड्रिल बिट ड्रिल करता है तो ये इजीली ड्रिल हो पाती है। अगर सिर्फ मेटेलिक सरफेस होगा, मेटल होगा, तो मेटल क्या होगा, फ्रिक्शन की वजह से जो उसके आगे का शार्पनेस है खत्म हो जाएगा, जिससे रॉक में ड्रिलिंग पॉसिबल नहीं है। इसके लिए हम क्या करते हैं, आगे ड्रिल बिट में डायमंड को फिक्स करते हैं। अब सेकंड देखो क्या है, डायमंड का यूज कहां पे होता है। स्टूडेंट्स हमें पता है कि डायमंड्स आर यूज इन ऑर्नामेंट, तो ऑर्नामेंट्स में डायमंड का यूज होता है। डायमंड नाइफ्स आर यूज इन आई सर्जरी, आई सर्जरी यानी कैटरेक्ट, स्पेशली जब कैटरेक्ट की सर्जरी होती थी पहले, तो डायमंड नाइफ का इस्तेमाल किया जाता था टू कट द अपर लेयर। लेकिन स्टूडेंट्स अब इस समय में लेजर टेक्निक का इस्तेमाल किया जाता है, फेको टेक्निक का इस्तेमाल किया जाता है। बट डायमंड डस्ट आर यूज इन पॉलिशिंग अदर डायमंड। अब डायमंड डस्ट की बात करते हो, डायमंड डस्ट का इस्तेमाल किसमें करते हैं, पॉलिश करने के लिए, यानी दूसरे डायमंड को पॉलिश करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं डायमंड डस्ट का। डायमंड इज यूज टू मेक अ विंडो गिविंग प्रोटेक्शन फ्रॉम द रेडिएशंस। स्पेस में या आर्टिफिशियल सैटेलाइट में, आपको पता है स्पेस में जो सन रेज होगी वो डायरेक्ट क्या होता है, आता है, यानी ओजोन लेयर वहां पे नहीं होता है स्पेस में जो कि अल्ट्रावायलेट रेडिएशन को एब्सॉर्ब कर पाए। तो सन से निकलने वाली ये रेडिएशन से बचाने के लिए जो विंडोज होती है, यानी विंडो के ऊपर डायमंड से क्या करते हैं, पॉलिश करते हैं। तो डायमंड इज यूज्ड टू मेक अ विंडो गिविंग प्रोटेक्शन फ्रॉम द रेडिएशंस एंड द स्पेस एंड ऑल्सो इन आर्टिफिशियल सैटेलाइट। तो आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स के विंडोज में हम डायमंड का इस्तेमाल करते हैं विंडोज बनाने के लिए। तो स्टूडेंट्स यहां पे हमने देखा डायमंड के बारे में, जो कि एक क्रिस्टलाइन सब्सटेंस था। डायमंड में हमने देखा कि डायमंड के ऑकरेंस के बारे में, स्ट्रक्चर्स के बारे में, प्रॉपर्टी एंड यूजेस के बारे में। तो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर्स में हम बात करेंगे ग्रेफाइट के बारे में एंड फुलेरिन के बारे में।